अगर ईसीआई इसके ऊपर अभी भी एक्शन नहीं लिया तो इंडिया का ये सबसे बड़ा वोट फ्रॉड हुआ है। वोट चोरी। प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर एंट्री करते हैं और नारे लगते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अगस्त 2025 जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का इंजाम दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलोर के महादेवपुरा की कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख से भी ज्यादा फेक वोट दिखा करके ईसीआई पे एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया है। उसके बाद से सब लोग यही राह देख रहे थे कि इस पे ईसीआई का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन है। इसका 17 अगस्त 2025 को ईसीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा जवाब दिया है राहुल गांधी को। इस पे जो ईसीआई जो जवाब देते उसके बाद तो ये वोट स्कैंडल पे और भी ज्यादा सवाल उठना लग गया है। इस वीडियो में जानते हैं ईसीआई ने क्या रिस्पॉन्स किया राहुल गांधी के इतने बड़े फ्रॉड का एलिगेशन। और आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ईसीआई में आजकल ऐसा क्या खराबी चल रहा है और ऐसा क्या उसको करना पड़ेगा कि पता चल जाए कि ईसीआई फ्री और फेयर इलेक्शन करवा रहा है। ये सारी चीज पे बात करेंगे, बट सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर में ये वोट चोरी हुआ कैसे। दोस्तों इससे आपको ये मत जज कर लेना कि मैं कांग्रेस के साइड से हूँ या बीजेपी के साइड से। ये मेरा काम है, इसका मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका वीडियो को एंड तक जरूर देखना इस सारे कुछ जानने के लिए। ऐसे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पूरा जो वोट चोरी का जो ड्रामा शुरू होता है वो शुरू होता है 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें ये बताते हैं कि टीम के 30 से 40 मेंबर मिल करके 6 महीने तक ग्राउंड लेवल पे काम किया और ये पता किया कि जो कर्नाटका में जो महादेवपुरा पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें से 6.5 लाख जो वोट तक कास्ट किया गया था, उसमें से 1 लाख पूरा तरीका से वोट फर्जी था। राहुल गांधी रहते तो पूरा तरीका भी एक्सप्लेन करते कैसे उस 5 तरीका से उस वोट को लाया गया था। पहला कैटेगरी आता डुप्लीकेट वोटिंग का, इसमें जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे। क्या होता है कि एक ही इंसान मल्टीपल जगह जाकर के वोट करता है। इस चीज पे वो आदित्य श्रीवास्तव का एग्जांपल देते जो कि मल्टीपल जगह जाकर के वोट देते हैं। देखियो क्या कहते हैं। बूथ नंबर 458 सेम पर्सन, ही वोट्स अगेन इन बूथ नंबर 459 सेम पर्सन, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और इसी में दूसरा नंबर पे आता फेक और इनवैलिड एड्रेस का। इसमें क्या होता है 40,000 से भी ज्यादा घर का जो एड्रेस था वो जीरो। एक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। नो एड्रेस, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0। इस पे तीसरा कैटेगरी आता बल्क रजिस्ट्रेशन का। इसमें होता क्या है कि एक घर पे 80 लोग रजिस्टर, लेकिन जब राहुल गांधी की टीम उस घर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वहां बस सिंगल फैमिली रहती है। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. और इसमें चौथा कैटेगरी बताते हैं इनवैलिड फोटो का। इसमें होता क्या कि एक ही फोटो कई जगह रहता है और कहीं कहीं तो फोटो ही नहीं रहता। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। Either no photo और फोटो दैट इज सो स्मॉल दैट। पांचवा कैटेगरी ये होता है फॉर्म 6 का मिसयूज करना। फॉर्म 6 का मतलब ये होता है जो कि 18 से 25 साल के जो न्यू वोटर्स होते हैं, और इसमें वो 70 साल के शकुन रानी का एग्जांपल लेते जो कि 70 साल की हो गई और वो सबसे पहला बार वोट। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे आता है तो पूरा हंगामा शुरू हो जाता है। इनके पार्टी इनके अपोजिशन पे बोलने लगते हैं, इनके अपोजिशन इधर बोलने लगती है। राहुल गांधी तो इतना तक बोल चुके अगर ईसीआई इनको इलेक्ट्रॉनिक वोट दे देगी तो ये पूरा तरीका से प्रूव कर देंगे कि जो नरेंद्र मोदी वो फ्रॉड तरीका से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। राहुल गांधी कितना भी इनके ऊपर इंजाम लगा ले कि बीजेपी ऐसे बनी वैसे बनी, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमें फर्क पड़ता है तो ईसीआई का रिस्पॉन्स से कि हमारा एक एक वोट जो रहता है कोई भी पॉलिटिशियन के इसी के थ्रू जाता है। जैसे कि हम लोग वोटर्स है तो हम लोग को ये ट्रांसपेरेंसी है कि ईसीआई को जवाब देना ही चाहिए। भले देर से देती है लेकिन देती तो है, और जब जवाब देती है तो बहुत सारा सवाल खड़ा कर देती है। राहुल गांधी के इल्जाम लगाने के 1 घंटा बाद ही ईसीआई एक्स पे ट्वीट करके ये बताती कि राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे बस सब मिसलीडिंग है। उसके बाद एक और ट्वीट करती जिसमें कि वो ये लिखते अगर राहुल गांधी को इतना ही भरोसा है अपने ऊपर तो एक ओथ साइन करे, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके ऊपर। लेकिन इसका सही तरीका तो ये होना चाहिए था कि ईसीआई को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को सारा चीज पे झूठा साबित कर देना चाहिए। देख करके हमें ये लगता है कि ईसीआई ने हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई, हम लोग इसका ईसीआई पे ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईसीआई एकदम अड़ी हुई थी, जब तक राहुल गांधी शपथ नहीं लेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं करेंगे। और आखिर में थक हार के ईसीआई ने 10 दिन बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद जाकर के राहुल गांधी का सारा सवाल का जवाब देती है। गणेश कुमार और उनके पूरे टीम बैठती है, एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पहले तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेलते जिसमें वो बोलते देखो राहुल गांधी तो वोटर्स को अपराधी बना दिया। कहते हैं कि राहुल गांधी ने
संविधान का मजाक उड़ाया है, क्या क्या बेसलेस बातें करके सिंपैथी गेन करने का कोशिश। लेकिन यहाँ पे फैक्ट की बात तो ये कि राहुल गांधी तो बस इलेक्शन कमीशन का ही डेटा दिया था, जो वोटर्स था, जो एड्रेसेस थे, जो कुछ भी था सब ईसीआई के डेटा से ही लिया गया था। अगर उसमें कोई भी गलती है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती? ऑफ कोर्स यार ईसीआई का। यहाँ से आप ये मत जज कर लेना कि मैं कोई एक पार्टी की तरफ से ही बोल रहा हूँ। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई पार्टी से लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे बस बात है वोट्स का और ईसीआई का। इसका अपने आप को सेंटर में रख करके या नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि मशीन डेटा इसका इन्हें नहीं दिया गया क्योंकि प्राइवेसी का इशू हो सकता था। बहन और बेटियों का वीडियो हम नहीं दे सकते, हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं प्राइवेसी के। अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पे मेरा खड़ा हो रहा है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया ही क्यों गया जब अगर आप किसी से शेयर ही नहीं कर सकते हो? वहां पे तो बस इंसान वोट ही दे रहा है ना, और कुछ थोड़ी कर रहा है। और अगर आपको वीडियो नहीं देना था कम से कम कुछ ढंग का बहाना तो दे देते। और किस प्राइवेसी के बारे में? गवर्नमेंट के पास हमारा सारा बायोमेट्रिक डेटा आधार के जरिए और हमारे सारे यूपीआई ट्रैक करती कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। और अभी तो इनकम टैक्स का एक नया रूल आया है कि आपका कोई भी डेटा को सरकार एकदम इजिली एक्सेस कर सकती है, वो भी बिना कोई परमिशन का। बस एक ही चीज कर सकते हो, मंदिर में बैठ के घंटा। यहाँ पे जो ईसीआई वाले हैं वो प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। कैसी प्राइवेसी? और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे घर नंबर 0 थे, तो उस पर ये एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि ये जो होमलेस लोगों और माइग्रेंट्स वर्कर के लिए आपके पास घर नहीं होता, उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। आप टेक्निकली सुनोगे तो ये बात आपको बहुत सही लगेगी, लेकिन इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है अगर वो आप देखोगे तो आपको बहुत ही गलत लगने वाला है। ईसीआई को ट्रांसपेरेंस कैटेगरी बताना चाहिए कि हाउस नंबर 0 का एलोकेशन का क्राइटेरिया क्या है। कम से कम इसमें ईसीआई कुछ तो बोला, लेकिन जो डुप्लीकेट वोटर्स आते हैं उसमें खुद ईसीआई कन्फेस कर। गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था वो शहर में आ गए, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। इसमें एडमिट करते हैं कि डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है उसे आइडेंटिफाई करके डिलीट करने का। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि अगर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है तो 2024 के इलेक्शन से पहले ये डिलीट क्यों नहीं हुआ? जैसे कि आप जानते हैं अब तो एआई का जमाना आ चुका है। 2025 में भी ऐसा एक्सक्यूज दे रहे थे, ये सब बेवकूफी लगता है। आप मैन्युअली क्यों डिटेक्ट करें? आप एआई का इस्तेमाल करो ना। आगे ईसीआई ने 80 लोगों का एक जगह एक ही घर पे रहने का भी डिफेंस देते हैं। ईसीआई ये कहते हैं कि टेम्पररी के लिए अर्बन एरिया में माइग्रेट्स वर्कर या फिर पीजी अकोमोडेशन के लिए कुछ टेम्पररी वहाँ पे लोग रह सकते हैं। लेकिन जब इंडिया टुडे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता लगता है 10-15 फीट के स्क्वायर फीट में हाउस में 80 वोटर रजिस्टर है। नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है, नहीं पता इसके ऊपर ईसीआई क्या लॉजिक लगा रही है। फॉर्म 6 के मिसयूज करते हुए 70-80 साल के जो न्यू वोटर्स बन रहे हैं उसके ऊपर ईसीआई ये जवाब देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। ऐसा एक केस नहीं, हजारों केस है। तो इसको जो आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ से क्रॉस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसे प्रॉब्लम को ठीक भी किया जा सकता है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ईसीआई, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी के डेट में ईसीआई की ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है। अभी ईसीआई को बिना किसी बहाने के मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट को रिलीज कर देना चाहिए। किसी को अभी चेक करना रहे तो अपना चेक कर सके, किसी को भी कोई इशू रहे तो अपना जाकर के वो देख सके। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज का जो मामला है वो भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अभी क्या होता है कि इलेक्शन के 45 डेज के बाद जितना भी सीसीटीवी फुटेज रहता है वो ईसीआई उसे डिलीट कर देती है। यहाँ पे भी एक सुधार की जरूरत है। जो जितना सीसीटीवी फुटेज रहता है उन्हें और भी दिनों तक रखे, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी अगर गलत बोले तो उन्हें उस फुटेज को देख करके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे सारा बात मिला जुला करके यही बनता है कि ईसीआई ने पूरा भारत का जितना भी लोग है उनका भरोसा को वो खो दिए हैं। अगर उनको सारे का भरोसा जीतना है तो ये जो जितना वोट स्टोरी का जो एलिगेशन है उसे बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करने होंगे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर आप यहाँ पे अगर आप चुप बैठते हो तो ये हमारे साथ ही गलत हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को जितना शेयर करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, सारे वोटर एकदम अवेयर हो और ईसीआई पे सवाल उठाए ताकि ईसीआई हमारे लिए फेयर इलेक्शन करवाए। हमारी जो खूबसूरत डेमोक्रेसी है उस पे कोई भी दाग ना लगे। और हाँ, इस वोट चोरी पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों।